नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है दोस्तों, उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपल्सरी वाला पार्ट है दोस्तों, अब हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं दोस्तों। तो आपको दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं दोस्तों, या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग का कॉमर्स में चल रहा था, आपका मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में हम लोग देख रहे थे। इसमें हम आपका प्लानिंग वाला टॉपिक था, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, फीचर ऑफ प्लानिंग और आपके स्कोप या एलिमेंट ऑफ प्लानिंग के बारे में देख लिए थे। आज हम लोग को जो पढ़ना था वो आपका स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस था और आपका टाइप्स ऑफ प्लानिंग है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपका ये स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस जो है, इससे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्टेप का ही आपको काल अनुक्रम बना के दे दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको इसी स्टेप को सेलेक्ट करना होता है कि क्या सही क्रम है। तो इससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं दोस्तों। और जनरली दोस्तों यहाँ एसओ की बात नहीं कर रहे हैं, और अदर एग्जाम में ये प्लानिंग के स्टेप प्रोसेस से पूछे गए हैं दोस्तों। तो जो ये पेपर्स एसओ का होने वाला है दोस्तों, तो वहाँ भी ये संभावना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आपके स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके कुल हमने यहाँ पे आपके 8 ये स्टेप हैं। इस 8 स्टेप में आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है दोस्तों, और नॉर्मली आपको ये सब चीज़ें पता भी हैं दोस्तों। यहाँ पे आप ये अगर आप लोग मैनेजमेंट के पर्पस से समझेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो 8 के 8 स्टेप हैं ये हर आपके प्लानिंग प्रोसेस में किए ही जाते हैं। जनरली आप कोई प्लानिंग करते हैं तो इसमें आप देखेंगे, अगर आप खुद इसमें मिलाएंगे चीज़ों को, तो आप इसमें से बहुत सी चीज़ों क्या करते हैं दोस्तों, निगलेक्ट कर देते हैं। और चीज़ों में अल्टरनेटिव अगर आपके पास नहीं रहता या कोई चीज़ ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर आप कुछ स्टेप क्या होते हैं स्किप करके डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप को भी फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये आपका सिंपली चीज़ है, आपको केवल यहाँ पे स्टेप समझना है कि क्या चीज़ पहले होता है और क्या चीज़ बाद में होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्लानिंग के जो प्रोसेस हैं, स्टेप हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला अगर आपका यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो ये आपका दिया है परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, या कहें अवसर का बोध। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका प्लानिंग का ये एक मुख्य भाग तो नहीं है, यानी कि प्रोसेस में, प्लानिंग प्रोसेस में ये एक जुड़ा हुआ भाग नहीं है, बट इसको इसके साथ ही इंक्लूड किया जाता है दोस्तों। क्यों किया जाता है इसको आप लोग खुद ही समझेंगे, अभी देखिएगा। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आपका उद्देश्य का निर्धारण करना। फिर आपका है प्लानिंग प्रेमिसेस, या आप कह सकते हैं आपके जो प्लानिंग के आधार हैं उनको हम लोग तय करते हैं। फिर आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव, यानी आपके जो विकल्प हैं या अल्टरनेटिव हैं उनका हम लोग पहचान करते हैं। फिर उन विकल्पों का आपका हम लोग मूल्यांकन करते हैं, फिर उसका चयन करते हैं, और फिर हम जाके क्या करते हैं दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ सपोर्टिंग प्लान भी बनाते हैं। और हम आखिरी में आपके इस्टेब्लिश करते हैं सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, कि हमें नियोजन में किन किन एक्टिविटीज़ को आपको फॉलो करके आपको नियोजन करना, या कह सकते हैं नियोजन की कार्यविधियों को करना है। तो ये दोस्तों आपके सिंपली ये प्रोसेस हैं, इसको हम एक एक करके आप समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला आपका जो यहाँ पे दिया था परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर का बोध। दोस्तों, आप अगर ये चीज़ सोचिए कि हम लोग प्लानिंग करते क्यों हैं, यानी कि अगर आपको प्लानिंग के बारे में कुछ चीज़ बनाना है या किसी की प्लानिंग करनी है, तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि हम प्लानिंग को क्यों करते हैं, यानी प्लानिंग की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं। तो सिंपली आपके सामने अगर कोई अवसर आता है, वो अवसर आपके क्या हो सकता है, संस्था में आपके चारों तरफ आपके रहते हैं दोस्तों। अगर आप संस्था हैं तो आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ अवसर घटित होते रहते हैं दोस्तों। यहाँ अवसर का मतलब होता है आपके बाहरी वातावरण से। बाहरी वातावरण का मतलब दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होगा कि हर संस्था क्या होती है दोस्तों, 2 फैक्टर से प्रभावित होती है। एक आपका इंटरनल फैक्टर होती है, एक आपका एक्सटर्नल फैक्टर होती है। तो दोस्तों, ये एक्सटर्नल फैक्टर ही इसके क्या कहलाते हैं दोस्तों, इसके इन्वायरमेंट कहलाते हैं, या कह सकते हैं इस बिजनेस के इन्वायरमेंट में आपके एक्सटर्नल फैक्टर आपके यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ये आपके क्या हो सकते हैं दोस्तों, कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, क्योंकि परिवर्तन आपको पता है कि आपके बाह्य समाज में या वातावरण में कुछ न कुछ परिवर्तन आपके निरंतर होते रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन होना स्वाभाविक है, ये प्रकृति का नियम है
दोस्तों। तो दोस्तों इस आपके परिवर्तन के दौरान कुछ न कुछ आपके संस्था के लिए कभी अवसर होते हैं, कभी चुनौतियां होती हैं, कभी कभी उस चुनौतियों को भी आप अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी दोस्तों यहाँ पे आपके सामने क्या है, कोविड का प्रकोप है। इस कोविड के प्रकोप के कारण आपकी जो परीक्षाएं वो टाली जा रही हैं। तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, चुनौती हो सकती है कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। पर अगर आप इसे अवसर में बदलना चाहें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है इस पर आप लोग फुल 100% अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने क्या हो रहा है दोस्तों, समय दिया जा रहा है। बट अगर आप इसको चुनौती के रूप में देखेंगे तो आपको ये चुनौती दिखेगी, अगर आप इसे अवसर में बदल देंगे तो वो आपके लिए अवसर हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों संस्था के लिए भी क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी आपके सामने जो बाह्य घटक होते हैं दोस्तों, बाह्य घटक का मतलब यहाँ पे हमने 3 चीजों को लिया है दोस्तों। नॉर्मली यहाँ पे आपके कस्टमर हो गए, आपके सप्लायर हो गए और आपके कंपटीटर हो गए। तो दोस्तों ये आपके जो कस्टमर होते हैं, सप्लायर होते हैं या कंपटीटर होते हैं, इसको अगर हम लोग समझें तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपके जो भी आपके बाह्य घटक हैं ये आपके प्रतिकूल या अनुकूल ही रहे। हो सकता है कभी प्रतिकूल भी रहे, हो सकता है कि आपके जो संस्था है उसके अनुकूल ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि उन अवसरों का बोध करते हैं, यानी कि वो जो परिवर्तन हो रहे हैं या एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें घटित हो रहे हैं उस घटनाओं से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने अवसर या कह सकते हैं परसेप्शन या आपका अपॉर्चुनिटी का परसेप्शन करते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम लोग 3 घटकों को ही यहाँ पे ध्यान में देते हैं। नॉर्मली हम लोग 3 घटक होते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा भी घटक होते हैं संस्था के एक्सटर्नल में, पर हम लोग यहाँ पे मुख्यतः 3 चीज़ को ले रहे हैं दोस्तों। अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आपके कस्टमर के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको पता होगा जो ग्राहक होते हैं वो आपके संस्था के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़रूरी एक घटक होते हैं। अगर आपके संस्था में ग्राहक या आपके संस्था से ग्राहक नहीं जुड़े होंगे तो आपकी संस्था नहीं चल सकती दोस्तों, क्योंकि आपका जो भी प्रोडक्शन होगा, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो या आपका सर्विस हो, आपके आखिरी जो उपभोक्ता होते हैं या आपके जो सामानों का प्रोडक्ट का जो ग्रहण करेंगे वो आपके ग्राहक ही होते हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा अपने ग्राहकों के अनुकूल ही क्या करना होगा, कुछ न कुछ प्लानिंग बना के चलना होता है दोस्तों। प्लानिंग का मतलब यहाँ दोस्तों वही चीज़ है कि हम लोग प्लानिंग की जो शुरुआत कर रहे हैं वो घटकों के अनुसार ही हम लोग निर्धारित करते हैं कि हम लोग किन घटकों के अनुसार आपका प्लानिंग की शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वही चीज़ हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो ये घटक है इन घटकों के अनुसार ही हम लोग को अपनी अवसर देखना होता है और हर घटक के लिए अपनी अलग अलग नियोजन या हर अलग अलग प्लानिंग बनानी पड़ती है दोस्तों। दूसरा चीज़ अगर देखें दोस्तों, यहाँ सप्लायर है दोस्तों। सप्लायर आपको पता होगा कि अगर जो भी आपका प्रोडक्शन है वो आपका क्या होता है दोस्तों, उस प्रोडक्शन को आपकी प्रोडक्शन लाइन में फंसे ना रहने के कारण या कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्शन निरंतर चलता रहे, तो उसके लिए आपको चाहिए क्या दोस्तों कि आपकी सप्लाई ना रुके। और इस सप्लाई को ना रोकने के लिए आपको किससे डील करनी पड़ती है दोस्तों, सप्लायर से डील करनी पड़ती है। तो कभी कभी आपको सप्लायर के जो घटक होते हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। हो सकता है कि कोई सप्लायर आपका क्या हो, आपको सप्लाई देने के लिए विमुख हो जाए, तो आपको इसके सामने कुछ और प्लानिंग बनानी पड़ सकती है या किसी और आपके सप्लायर से आपको डील करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है। तो ये सब सारे जो आपके अपॉर्चुनिटी हैं दोस्तों, या कह सकते हैं आपकी जो घटनाएं हैं उसको अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए आपको निरंतर जागरूक रहना पड़ता है। संस्था को हमेशा जगे रहना चाहिए या जगे रहना पड़ता है। तो दोस्तों ये आपके सप्लायर होते हैं, क्योंकि आपको सप्लाई अपनी बंद नहीं करनी होती है, निरंतर अपनी सप्लाई को कंटिन्यू रखनी पड़ती है। नेक्स्ट आपका कंपटीटर है दोस्तों। तो आपको पता ही होगा कि हर आपका संस्था अपने साथ कंपटीटर की रणनीतियों को पहचानता है और उस रणनीतियों के अनुसार अपनी प्लानिंग कुछ ना कुछ करता रहता है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये चीज़ समझना चाह रहे हैं कि यहाँ जो आपकी अपॉर्चुनिटी है ये किस आधारों पर हम लोग तय करते हैं। और यहाँ पे आपको जो भी प्लानिंग है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो भी प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो ये प्लानिंग की शुरुआत क्यों हो रही है या प्लानिंग की शुरुआत के घटक क्या थे। तो यहाँ पे दोस्तों यही जो बाह्य घटक होते हैं यही आपके संस्था को प्लानिंग बनाने के लिए मजबूर करते हैं दोस्तों। सिंपली दोस्तों अगर आप लोगों को हम साधारण भाषा में या साधारण एग्जाम्पल में समझाना चाहें तो आपको क्या है दोस्तों, आपको एग्जाम फाइट करना है,
बट आपको एग्जाम फाइट करने के लिए साथ में ये भी देखना होगा कि उसमें कंपटीटर कितने हैं। कंपटीटर मतलब कि उसमें कितने लोग पर्सन क्वालिफाई आपके अप्लाई किए हुए हैं, कितने लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको प्लानिंग करनी होगी। अगर दोस्तों सपोज करिए ऐसा होता नहीं है कि मान लीजिए आपकी जो पोस्ट आई है वो क्या आई है 10,000 पोस्ट आई है और लोग कितने हैं आपके 1000 लोग ही हैं, तो आप क्या कोई प्लानिंग करेंगे अच्छे तरीके से या कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहेंगे? आपको पता ही है कि ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ना कोई फाइट है ना कंपटीशन है, तो आपको एक पोस्ट तो मिलनी ही मिलनी है अगर आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। बट दोस्तों होता क्या है, इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है यसो में कि आपकी सीटें कितनी है 1000 लमसम है और लोग कितने हैं 10,000 हैं समथिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनानी, कुछ ना कुछ प्लानिंग बनानी है। तो उस प्लानिंग को आपको अगर बनाने के पहले शुरुआत क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, अपने कंपटीटर जैसे चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कितने लोग किस एरिया के हैं, किस सब्जेक्ट के हैं, कितनी स्ट्रेटजी के साथ लोग तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यही चीज़ मैं समझाने की सिंपल भाषा में करने चाह रहा हूँ कि प्लानिंग बनाने से पहले आपको कुछ ना कुछ अपनी अपॉर्चुनिटी को आपको बोध करना पड़ता है और उसी के अनुसार आपको प्लानिंग के आगे प्लानिंग की नींव रखनी पड़ती है दोस्तों। तो सिंपली आपको आशा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों आप अवसरों का तो पता कर लिए कि ये अवसर बहुत अच्छा है कि आपको ये अवसर पाना ही पाना है। अब अवसर को देख लिया कि हाँ ये अवसर बहुत अच्छा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, प्लानिंग बनाने के लिए शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने आपको प्लानिंग में जब आपका इंट्रोडक्शन ले रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आपका प्लानिंग का जो शुरुआत होती है वो उद्देश्य से होती है, पर यहाँ बीच में अवसर कहाँ से आ गया। तो दोस्तों हमने अभी जो बताया कि अवसर आपका प्लानिंग का मेन प्रोसेस में नहीं आता है, बट इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं क्योंकि आपके अवसर से ही क्या होती है, जैसे आप लोग कहते हैं कि शिशु का जन्म कब होता है, जब आपके धरती पाते हैं, पर वास्तव में क्या हुआ कि शिशु का जन्म आपके गर्भ में ही चालू हो जाता है। तो उसी तरह आपका प्लानिंग का जो आपका शुरुआत होती है वो आपके अवसर के बोध के समय ही स्टार्ट हो जाती है। बट आपका जो कहते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी जैसे है, तो वहाँ पे आपका प्लानिंग का भी अगर सबसे पहली शुरुआत अगर देखें तो वहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों, उद्देश्यों का निर्धारण। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे समझे कि आपका अवसर का बोध तो कर लिया आपने, या कहें आपका परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी की चीज़ें आप लोग देख लिए, तो दूसरा चीज़ आप क्या करते हैं दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव करते हैं। यानी कि अब आपको उद्देश्य का निर्धारण करना पड़ता है कि हमें एक उद्देश्य को क्या करना पड़ेगा, ध्यानचित करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, एक होता है, तो आपको क्या करना है, अलग अलग चीज़ों में भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों नियोजन के लिए भी आपको क्या होना चाहिए कि आपकी नियोजन उसी पटरी में चलनी चाहिए। मतलब कि दोस्तों कि हमें एक उद्देश्य पता होना चाहिए कि हमें जो नियोजन बनाना है वो इसी रास्ते से हो के गुजरने वाला आपका होना चाहिए, जो आपके उद्देश्य तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि आप उद्देश्य तो आपका कुछ और है पर आपकी प्लानिंग कुछ दूसरी तरीके से बनाई जा रही है। तो यहाँ पे आपकी प्लानिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, वो आपकी प्लानिंग सक्सेस नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपका प्लानिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों कि हमें जहाँ जाना है वहाँ का निर्धारण कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, अपने स्टेपों को देखते हैं कि हम किन स्टेपों से होकर आपके इस लास्ट बिंदु या मंजिल तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग उद्देश्यों के निर्धारण में आपका वातावरण का विश्लेषण करते हैं कि संस्था के संगठन की क्या आपकी जो वातावरण है वो कैसा है। जैसे कि हम लोग अभी देखें कि आपके जो फैक्टर्स हैं उनको हम लोग विश्लेषित करते हैं और साथ ही अपने संस्था का भी क्या करते हैं, क्षमता, या कह सकते हैं कि आप अपनी भी क्षमता का विश्लेषण करिए। क्या वास्तव में आप इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप इस एग्ज़ाम के फाइट करने के काबिल हैं कि नहीं। तो यही चीज़ है कि संस्था उस आपके उद्देश्यों को पाने के लिए काबिल है भी कि नहीं। अगर कंपनी कोई चाह लेती है कि हमें 1 करोड़ सेल इस साल चाहिए, तो वास्तव में क्या ये संभव है उस कंपनी के लिए। अगर उसका प्रोडक्शन आपके 1 करोड़ का नहीं हो रहा है, 1 करोड़ के करीब नहीं हो रही है, प्राइस में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों कि वो कंपनी की क्षमता ही नहीं है, उसके प्लान की क्षमता ही नहीं है कि वो 1 करोड़ प्रोडक्ट को सप्लाई कर सके। तो वो आपका क्या होगा, उद्देश्य सही नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पे आपके जो बाह्य घटक हैं उनका विश्लेषण करिए और साथ
कि आपके आंतरिक घटकों का भी विश्लेषण करिए, अपने क्षमताओं का भी विश्लेषण करिए। फिर आप क्या करिए दोस्तों, उद्देश्यों का निर्धारण करिए। फिर दोस्तों उद्देश्य पूर्ण और स्पष्ट होने चाहिए। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ कमाना है, तो ये कोई उद्देश्य नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या आपको कुछ न कुछ लिमिट रखनी पड़ेगी कि हमें 1 से लेके 5 लाख के अंदर आपको इस बार प्रॉफिट कमानी है, या आपको कहना होगा कि हमें 5 लाख प्रॉफिट कमानी है, ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा इस साल लाभ कमाना है। तो यहाँ पे कोई भी ये बहुत ज़्यादा कोई भी निश्चित आपका अनुमान नहीं है। या आप इसका कोई भी अलग एग्जाम्पल हो सकता है कि आप क्या करें कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये दोस्तों कोई आपका उद्देश्य ये आपका निर्धारण नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी क्षमता क्या है, हम किस लाइन में जा सकते हैं। हम बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं, हम एसएससी लाइन में जा सकते हैं, या हम स्टेट आपके पीसीएस की लाइन में जा सकते हैं। तो आपकी अपनी क्षमता के अनुसार आपको उद्देश्य निर्धारण करना होगा कि आपको हमें इस बार आपका यूपीएससी या यूपीटीपीएससी जो भी है आपका उद्देश्य, उसको आपका निर्धारण होना चाहिए। तो आपका क्या होगा दोस्तों, आपकी क्षमता के अनुसार अपना उद्देश्य निर्धारित करिए और वो पूर्ण स्पष्ट होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपके वास्तविक जीवन से जोड़ के इसलिए चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपके वास्तविक जीवन से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये कोई नई चीज़ें नहीं है दोस्तों। केवल किताबों में दे देने से ये आपकी किताबी ज्ञान हो गई है, पर वास्तव में ये चीज़ आप अप्लाई भी करते हैं और ये चीज़ आपको अप्लाई करना भी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट था, आशा है समझ में आ गया होगा कि आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो पूर्ण स्पष्ट होना चाहिए। आपके उद्देश्यों में कोई भी भटकाव नहीं होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप क्या करेंगे, सही प्लानिंग करेंगे और सही प्लानिंग के आधार पर ही आप सही स्टेप को फॉलो करते हुए इस आखिरी पथ को, मंजिल को पा सकते हैं दोस्तों। फिर आपका ये चीज़ है कि समय अवधि का निर्धारण अवश्य होना चाहिए दोस्तों। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है उद्देश्यों के निर्धारण के समय। ऐसा नहीं है कि आपका उद्देश्य तो निर्धारित हो गया, फिर आपको ये कह दिया जाए कि आपको ये उद्देश्य पाना है, आपके लिए कोई निश्चित समय कालीन नहीं है। आपको ये एग्जाम टारगेट है और एक एग्जाम को पाना है, तो इसके लिए आपके पास बहुत समय है, आप चाहे जब करिए। तो यहाँ अगर आपका उद्देश्य निर्धारित होगा दोस्तों कि जैसे कि हमने बताया पूर्ण स्पष्ट उद्देश्य होगा, तो आपको क्या होगा, ये एसओ का एग्जाम अगर आपका निकल गया तो आपके पास दूसरा कोई एग्जाम आ जाएगा, दूसरा एग्जाम निकल गया तीसरा एग्जाम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई आपके समय बाउंडेशन है ही नहीं कि हमको 1 साल के अंदर इस साल ये जॉब्स चाहिए तो चाहिए, आपको 1 साल के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो चाहिए, आपको 1 साल के अंदर इस आपके आयोग में एक जॉब चाहिए तो चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ आपका क्या है, समय अवधि के अंदर आपको निर्धारण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अनिश्चित काल तक तैयारी करते रहिए और जब अंत में कुछ ना बचे तो फिर आप हताश होकर चले जाइए, या उद्देश्य का आपका जब पूर्ण नहीं हुआ तो आप क्या किए, हताश होकर वापस लौट जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे यही चीज़ आपका ये 3 बिंदु है, आपको यहाँ पे सिंपली आप अपने जीवन से जोड़ के चलिए दोस्तों कि आपके पास आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार अपना उद्देश्य निर्धारित करिए। फिर वो उद्देश्य पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए और साथ ही आपका उस उद्देश्य को प्राप्त करने की एक अवधि निश्चित होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे डिटरमिनेशन ऑब्जेक्टिव में आपको ये 3 बिंदु को बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें प्लानिंग प्रेमिसेस या नियोजन का आधार, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि प्लानिंग आपका उद्देश्य तो निर्धारित हो गया कि हमें ये उद्देश्य पाना है, बट साथ ही दोस्तों इस उद्देश्य को पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ नींव रखनी होगी। नींव का मतलब दोस्तों कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए। बेस का मतलब यहाँ पे दोस्तों यही होता है, अगर संस्था की बात करें तो यहाँ पे बेस क्या होता है दोस्तों, जो भी आपके बाह्य आधार हैं या आंतरिक आधार। बाह्य आधार में आपके राजनीतिक हैं, प्राविधिक यानी कि आपके जो कानूनी लीगली है, फिर सामाजिक सोशल है, सांस्कृतिक है, फिर आपके प्रतिस्पर्धा में यहाँ के कंपिटिटर में ही इसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये दोस्तों आपके क्या है, बाह्य आधार हैं। ये आपको क्या करते हैं, आपको एक बाहरी जगत में एक बैलेंस देने के लिए आपको करते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, आंतरिक आधार होता है। आंतरिक आधार का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो आपकी संगठन संरचना है, या आप कह सकते हैं कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं और आपकी जो नीतियां हैं या कार्य प्रणाली हैं, उनको आपको क्या करना पड़ेगी, वो आंतरिक आपके आधार होते हैं। तो दोस्तों इस आधारों के आधार पर आपको बैलेंस करके चीज़ों को, आंतरिक और बाह्य आधार को बैलेंस करके आपको क्या करना होगा दोस्तों, अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाना होगा दोस्तों। तो सिंपली आपके प्लानिंग प्रेमिसेस में या आपका नियोजन का आधार आपको तय करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव या कह सकते हैं विकल्पों की पहचान करना। दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो आपके नियोजन होता है उसमें एक काम निर्णय का भी होता है दोस्तों, क्योंकि प्लानिंग करते समय आपको डिसीजन लेनी पड़ती है और डिसीजन में आपको तभी आपको लेना, या कह सकते हैं डिसीजन आप तभी लेते हैं जब आपके सामने क्या हो दोस्तों, कुछ विकल्प हों। दोस्तों अगर आपको कहा जाए कि यहाँ से दिल्ली जाना है
तो आपको क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि दिल्ली जाना है तो आपके सामने क्या हो सकता है दोस्तों, 3 विकल्प आपके सामने रखे जा सकते हैं कि क्या आप ट्रेन से जाएंगे, क्या आप गाड़ी से जाएंगे, क्या आप एरोप्लेन से जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 3 विकल्प है, तो तब आपको डिसीजन लेना होगा कि नहीं हमको ट्रेन से जाना है, नहीं हमको बाई कार जाना है। तो ये आपका डिसीजन है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको अपने कॉलेज जाना है और ये है साइकिल, तो आपको यहाँ निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको साइकिल दे दी गई है, आपको बाइक दे दी गई है, आपको अपने कॉलेज जाना है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा दोस्तों कि आपको बाइक उठानी है, कॉलेज चले जाना है। तो इसमें आपको निर्णय लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, ये बात अलग है दोस्तों कि इस आपके अल्टरनेटिव में कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अल्टरनेटिव की जब पहचान करते हैं तो सबसे पहले यहाँ चुनने से पहले हमको अल्टरनेटिव जो आपको चुनना है उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अल्टरनेटिव क्या है इसकी हमको पहचान करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको जो विकल्पों की पहचान करनी है उसमें आपको अपने रिस्क देखना है। दोस्तों होता क्या है कि दोस्तों कि बहुत से विकल्प होते हैं, जैसे कि अगर आपका जो उद्देश्य पाना है उस उद्देश्य को पाने के लिए आपके पास बहुत से विकल्प होंगे, तो उसकी पहचान हम लोग उसी के आधार पर करते हैं जहाँ पे आपकी रिस्क क्या हो, कम हो। ऐसा नहीं कहीं आपका क्या होता है प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होती है, कहीं आपके रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम है। तो दोस्तों होता क्या है कि हमें रिस्क को और प्रॉफिट को साथ में लेके चलना है कि आप क्या ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी बहुत स्टेबल है या आपकी कंपनी बहुत ही आपकी अच्छी खासी स्थिति में है तो आप ज़्यादा रिस्क के साथ क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप ये डिसीजन या आप कह सकते हैं ऐसे विकल्पों का चयन कर सकते हैं। बट अगर आपकी कंपनी नई है, स्टेबल नहीं है, ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, छोटे रिस्क या कम रिस्क से ही आपके विकल्पों का चयन करेंगे या पहचान करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिस्फैक्शन है। दोस्तों होता क्या है कि हर संस्था अपने विकल्पों का पहचान करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना देती है। दोस्तों मतलब कहने का ये है कि एक स्टैंडर्ड मतलब है कि वो अपने रिस्क, मार्जिन और अदर्स फैक्टर्स का क्या करके एक पैमाना बना देती है, मानक बना देती है दोस्तों, कि इस मानक को जो फुलफिल करेगा वो उसको हम लोग विकल्पों के अंतर्गत शामिल करेंगे। जो आपके इन मानकों को पूरा नहीं करेगा उसको हम लोग विकल्पों में शामिल नहीं करेंगे, और जो इसको पूरा करेंगे उसको हम लोग विकल्पों में शामिल कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अल्टरनेटिव की पहचान आपके इन बिंदुओं के आधार पर करते हैं। नॉर्मली आपका रिस्क और मार्जिन के आधार पर ही हर संस्था अपने विकल्पों की आपका जो अल्टरनेटिव होता है उसकी पहचान करती है। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग देख लें, यहाँ पे दिया है कि इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। तो दोस्तों हमने कहा कि इसके लिए आपका एक स्टैंडर्ड होता है दोस्तों, हम लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं, मतलब यहाँ पे विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं कि वास्तव में कौन सा विकल्प ज़्यादा संस्था के लिए प्रभावी होगा, कौन ज़्यादा आपकी मार्जिन क्रिएट कर सकता है, क्या वो मार्जिन के साथ साथ रिस्क भी ज़्यादा क्रिएट हो रही है तो आप उसको नहीं फुलफिल कर या उसको नहीं अपनाएंगे। तो दोस्तों जहाँ पे दोनों चीज़ बैलेंस होगा, रिस्क कम होगा, मार्जिन अधिक होगी, या रिस्क और मार्जिन दोनों एक लिमिट तक ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इसी आधारों पर या आपका एक स्टैंडर्ड के आधारों पर हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं सारे विकल्पों का, जो इस स्टैंडर्ड को फुलफिल कर देता है। दोस्तों हर संस्था के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, यहाँ पे कोई एक रूल्स नहीं है, थंब रूल नहीं है कि उस थंब रूल के ही द्वारा सभी स्टैंडर्ड या आपके विकल्पों का मूल्यांकन होता है। जैसे आपके जीवन के लिए आपके जो अल्टरनेटिव वो अलग पैमाने के आधार पे आपका मूल्यांकन है, दूसरों के द्वारा अलग मूल्यांकन का आधार होता है। तो ये संस्थाओं के अलग अलग आधार होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टेप्स है आपका इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव करते हैं, आपके जो आपका विकल्पों का यहाँ पे हम लोग जो देखे थे कि पहचान करने के बाद हम लोग विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, विकल्पों का आपका या चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव या विकल्पों का चयन करते हैं। दोस्तों हम लोग सभी विकल्पों का जब मूल्यांकन कर लिए तो जो आपका सबसे बेस्ट संस्था के अनुसार रहेगा तो उसको हम लोग चयन कर लेंगे। फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस विकल्पों का चयन करने के बाद दोस्तों हम लोग कुछ सहायक विकल्पों का भी पहचान कर लेते हैं या चयन कर लेते हैं। दोस्तों होता क्या है कि सपोज करिए यहाँ पे अगर आपका कोई विकल्प हमने डिसाइड किया या कोई ऐसी अल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट कर ही ली, बट सपोज करिए जैसे कि आप लोग को कोई मूवीज़ देखिए या कुछ भी देखिए तो आपको क्या होता है कि जैसे कि आपकी जो आर्मी वगैरह होती है तो वो क्या करती है दोस्तों, एक प्लान ए बनाती है, एक प्लान बी बनाती है। होता क्या दोस्तों, अगर ए प्लान में कोई रुकावट आ जाती है, बीच में कुछ ब्रेक होने का चांस हो जाता है, तो एक अलग से एक्स्ट्रा प्लान क्या होती है दोस्तों बना के रखी रहती है कि अगर
आपकी संयोगवश किसी कारणवश या कुछ भी आपकी ए प्लान में कोई रुकावट आती है तो तुरंत आपके पास दूसरा प्लान होना चाहिए कि हम बी प्लान को फॉलो करेंगे। तो इसी तरह दोस्तों संस्था भी होती है कि अगर ए प्लान में कोई रुकावट या कोई ऐसी बाधाएं आ जाती हैं तो हमारे सामने बी प्लान होना चाहिए। दोस्तों इसे आप लोग नॉर्मली सिंपल भाषा में आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे आपके जीवन में भी अगर आपके सामने कोई ए प्लान नहीं होता तो आपके पास क्या होता है दोस्तों, बी प्लान भी रहता है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे सिंपली संस्थाओं के लिए होता है कि एक अल्टरनेटिव के आधार पर एक सपोर्टिंग रोल करने वाला डेरिवेटिव आपके जो विकल्प होते हैं वो भी रखे जाते हैं। अंत में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, क्रियाओं में अनुक्रम स्थापित करते हैं, मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट सीक्वेंस एक्टिविटीज़। मतलब दोस्तों हम लोग जिन जिन आपके जो नियोजन किए हैं उस नियोजन में हम लोग किन किन एक्टिविटीज़ को फॉलो करेंगे, यानी कि किन क्रियाओं का अनुक्रम क्या होगा, पहले हम लोग किन चीज़ों को फॉलो करेंगे और फिर किस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ आपका हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे दोस्तों तो वहाँ पे आपको तुरंत कोई चीज़ डिसाइड करने का समय नहीं होता है। इसके लिए आपको पहले से स्टेप फॉलो करके रखे रहने होते हैं कि पहले हम लोग ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे, फिर ये वाला और अंत में हम लोग ये वाला चीज़ डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों ये आपका अंतिम फैसला होता है, ये आपका एस्टेब्लिश सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखें, आपको आशा है ये सारे स्टेप आपको याद हो जाने चाहिए दोस्तों। सिंपली आपके वास्तविक जीवन से इसको जोड़ के रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे हमने देखा कि परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर का बोध करते हैं, फिर आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव करते हैं दोस्तों, फिर आपका प्लानिंग प्रीमिसेस करते हैं, फिर आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव या आपके विकल्पों की पहचान करते हैं, फिर उनका मूल्यांकन करते हैं विकल्पों का, फिर विकल्पों का चयन करते हैं, फिर एक सहायक विकल्पों का भी चयन करते हैं साथ में, फिर आपके अंत में आपकी क्रियाओं को या कह सकते हैं आपके एस्टेब्लिशमेंट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 8 स्टेप को फॉलो करके आपके प्लानिंग प्रोसेस को करते हैं दोस्तों। आशा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अंत में एक और जो ये आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लानिंग, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 3 आधारों पे आपके प्लानिंग को बांटे हुए हैं। आपका एक बेस्ड ऑन फंक्शन है, फिर आपका एक बेस्ड ऑन पीरियड है और एक बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी है दोस्तों। बेस्ड ऑन फंक्शन में हम लोग 2 आधार आपके 2 प्रकार होते हैं, एक आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है, एक ऑपरेशनल प्लानिंग होता है। पीरियड के आधार पर दोस्तों 2 तरीके की प्लानिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है, और आपके फॉर्मेलिटी के आधार पर एक फॉर्मल होती है और एक इनफॉर्मल होती है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम इसको अलग अलग समझ लें तो सिंपली आपका यहाँ पे कुछ है नहीं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दोस्तों वो होता है जो आपकी संस्था की क्या होती है दोस्तों, एक होल आपकी जो प्लानिंग होती है या कह सकते हैं संस्था की जो आपकी व्यवहारात्मक या कह सकते हैं एक दीर्घकालीन स्तर पे एक प्लानिंग जो बनाई जाती है वृहत स्तर पे दोस्तों, उसको हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं दोस्तों। सिंपली आपका इस प्लानिंग में दोस्तों क्या होता है कि आपकी जो मेन ऑब्जेक्टिव होती है दोस्तों, उस ऑब्जेक्टिव को ही क्या किया जाता है यहाँ पे इस प्लानिंग के अंतर्गत फुलफिल करने की कोशिश की जाती है दोस्तों। मतलब कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो आपकी ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो मेन प्लानिंग होती है वही आपकी क्या होती है दोस्तों, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। और इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को फुलफिल करने के लिए कुछ छोटे छोटे स्तर पे आपके क्या होते हैं दोस्तों, आपके प्लानिंग बनाए जाते हैं, जिसे आपका ऑपरेशनल प्लानिंग कहा जाता है दोस्तों। तो ये आपका ऑपरेशनल प्लानिंग आपके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की एक सपोर्टिंग प्लानिंग होती है दोस्तों। जैसे कि आप लोग का दोस्तों ये आपकी जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं होती है, तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है कि हम लोग इस व्यूहरचना के आधार पर आपकी एक प्लानिंग बनाया गया है। बट दोस्तों उस पंचवर्षीय योजना में आपकी कुछ छोटी छोटी प्लानिंग भी होती हैं जो आपकी क्या होती है दोस्तों, ऑपरेशनल प्लानिंग का रोल अदा करती हैं। तो सिंपली आपका जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग से रिलेटेड होती है, और जो आपका ऑपरेशनल प्लानिंग होती है वो आपके शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कोई अलग अलग प्रकार नहीं है दोस्तों, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये इसको बस आधारों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा बस। तो दोस्तों अगर पीरियड के आधार पर देखिए तो एक लॉन्ग टर्म होती है जो आपके क्या होते हैं दोस्तों, 1 वर्ष से अधिक होते हैं, या कह सकते हैं 1 वर्ष से समय अवधि ना कहिए, जो दीर्घ अवधि के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, जिसका टारगेट आपका बड़ा होता है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए जब हम लोग बनाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनानी पड़ती है। तो वहाँ पर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो पीरियड टाइम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 5 साल या आपका 1 साल से अधिक मान सकते हैं दोस्तों। और जो आपकी शॉर्ट टर्म होती है दोस्तों वो आपके वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, आपकी ईयरली भी होती है दोस्तों। तो ये आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपके पीरियड के आधार पर हम लोग वर्गीकृत किया गया है। एक आपका बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी के आधार पर किया गया है जो फॉर्मल और इनफॉर्मल है दोस्तों। तो दोस्तों होता क्या है कि संस्था में आपके 2 तरीके की व्यवहार चालू या आपके
ये व्यवहारित किया जाता है। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि होता क्या है दोस्तों, हर संस्था आपकी फॉर्मल वे में चलती है तो सही बात है, पर साथ ही साथ एक इनफॉर्मल भी चीज़ें साथ में चलती रहती है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी संस्था की रूल्स या कह सकते हैं पॉलिसी के आधार पर प्लानिंग बनाई जाती है उसे हम लोग फॉर्मल प्लानिंग बोलते हैं, जिसके सभी नियम कानून पहले से डिसाइड होते हैं और उस नियम कानून के अंतर्गत ही वो प्लानिंग फुलफिल की जाती है। पर साथ में दोस्तों एक जो आपके जो प्लानिंग को फुलफिल करने वाले पर्सन होते हैं या और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ होते हैं वो साथ में ही एक इनफॉर्मल प्लानिंग भी बना के रखते हैं दोस्तों। तो वो आपके क्या होता है दोस्तों, वो आपकी वास्तव में संस्था से जुड़ी हुई नहीं रहती है, पर वास्तव में जो कार्यरत होती है वो संस्था के लिए ही कार्य होती है। तो इसीलिए हम इसको इनफॉर्मल प्लानिंग के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों जो आपके औपचारिक नियम कानूनों के अंतर्गत निर्धारित होती है उसे हम लोग फॉर्मल प्लानिंग बोलते हैं, और जहाँ पे हम लोग रूल्स नियम कानून या ये सब चीज़ों को नकार कर केवल हम लोग एक नियोजन बनाते हैं उसे हम लोग इनफॉर्मल प्लानिंग के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से टाइप्स ऑफ प्लानिंग है ये आपके, इससे कोई आपका रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है दोस्तों। साथ ही आपके एक टॉपिक दोस्तों यहाँ पे प्लानिंग में आपके इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है, ये भी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कवर नहीं किए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में आप लोग खुद समझ रहे हैं कि प्लानिंग की कितनी आवश्यकता होती है, कितनी इंपॉर्टेंस है दोस्तों हर जगह आपके साधारण से जीवन में भी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ प्लानिंग और हम लोग यहाँ पे आज आपके जो प्लानिंग के स्टेप्स थे उन चीज़ों को देख लिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्लानिंग में आपके जो 5 चीज़ें थे वहाँ पे हम लोग इसको कवर कर लिए हैं। आपके जो नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग उसको देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हम सारी वीडियो आपको सिलेबस को कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।